हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड के ऊपर जो हमने डिस्कशंस करना शुरू किए थे, कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट इंडिया, जहां हम लोग कंसाइज भी है, बुक सेंट्रिक रह रहे हैं, पर एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, टॉपिक्स है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले क्लास के अंदर हमने आपको एंशिएंट इंडिया के रिलेटेड काफी सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस करते हुए खत्म किया था हर्षा के बाद का भारत। ओके, तो प्रिसाइसली हम लोग बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि गुप्ता एज के बाद की जो परिस्थिति है भारत के अंदर वो कैसे बदलती है सर। ओके, अगर आप में से बहुत लोगों ने गुप्ता पीरियड के बारे में नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपके बाजू में आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे जाके क्लिक करिएगा, आपको यू विल गेट द प्लेलिस्ट फॉर द सेम। काफी बच्चे क्वेरी रेस कर रहे थे कि सर प्लेलिस्ट इसका अपलोड किया है कि नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा बाजू के अंदर ही सर, है ना, राइट साइड में, आपको स्क्रीन के राइट लेफ्ट में जहां पे भी आता होगा। इसके सिवाय काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी कब कराएंगे। देखो, स्टैंडर्ड 12th में मॉडर्न हिस्ट्री आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो इसकी तमिलनाडु बोर्ड की बुक के अंदर है वो ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि वर्ल्ड हिस्ट्री अभी टाइम बीइंग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ओके, तो व्हाट इज द लॉजिक कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना डेप्थ के अंदर अभी देखें सर। ओके, तो जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखो ना, कि अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से सॉल्व हो रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सॉल्व गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, तो लेट्स डू दिस पार्ट। ओके, और वर्ल्ड हिस्ट्री खाली मेंस में आता है, प्रीलिम्स में आता नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री जरूर से आता है, पर मॉडर्न हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से दिया है, बहुत लिमिटेड दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको डेप्थ में करना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर ओवरलैपिंग करते हुए रहता है, बहुत ही कनेक्टिविटी के साथ उसको पढ़ना पड़ता है सर। खैर, तो हमने पिछले क्लास के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर डिस्कशंस किया था कि कैसे 320 से लेके 550 तक का जो पीरियड है वो गुप्ता पीरियड के रूप में कंसीडर किया गया है। इस पीरियड में क्या डेवलपमेंट है, और उसके बाद हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड को डिस्क्राइब किया। ये पोस्ट गुप्ता जो पीरियड है उसको 3 फेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया था। पहला फेज हमने देखा था नॉर्थ इंडिया के अंदर 550 से लेके 750 तक का पीरियड है। ये वो पीरियड है जहां से हर्षवर्धन जैसे राजा निकल के आए उत्तर भारत के अंदर सर। ठीक है, दूसरा पीरियड हमने कल के क्लास के अंदर शुरू किया था और हमने आपको बताया था द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000, जहां पे ट्राइपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज होती है। और इस पीरियड के अंदर 3 डायनेस्टीज फाइट कर रही है। एक तो राष्ट्रकूट जो साउथ इंडिया के अंदर दक्कन के अंदर हुआ करते थे, दूसरे पाल जो बंगाल में हुआ करते थे, और तीसरे हमको मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार सर। ओके, जो लोग रूल कर रहे थे प्रिसाइसली आज के वेस्ट इंडिया में, गुजरात राजस्थान मालवा वाले रीजन में। और तीसरा पीरियड यहां से निकल के आएगा, वो है द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1200। एंड इस पीरियड के अंदर वी विल सी कि राजपूत पीरियड की शुरुआत होगी। अभी हम लोग यहां पे ही डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दिस पीरियड फ्रॉम 750 टू 1000, और इसी के सेंट्रिक हमारा डिस्कशंस रहेगा, चर्चा रहेगी। इस पीरियड को एट टाइम्स हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये भारत के अंदर फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, और इनको ही बेसिकली वी विल सी कि हिस्टोरियंस के द्वारा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस में चर्चा की गई है। एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये सामंतवाद था, दूसरा ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये भी कह रहे हैं कि ये सामंतवाद नहीं था, इट वाज नॉट द फ्यूडलिज्म एज वेल। ओके, तो ये 3 फेजेस हमने डिस्कस करने हैं। इसमें अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक बात कर रहे हैं। जैसे हर्षा के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर हमने चालुक्यस भी देखने को मिलते हैं, चालुक्यस के साथ साथ पल्लवस भी हमको देखने को मिलेंगे, पर चालुक्यस और पल्लवास के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साउथ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। दिस आर द 2 डायनेस्टीज दैट आर रिलेटेड टू द साउदर्न पार्ट एज वेल सर। ओके, हमने पिछले क्लास के अंदर पाल डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि हाउ द पालास वर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट के ऊपर, और साथों साथ एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी चर्चा कर देंगे। एंशिएंट एजुकेशन का मतलब यह है कि भाई भारत के अंदर जो संस्थाएं थी, ये संस्थाओं में तक्षशिला और नालंदा जैसी संस्थाओं का क्या महत्व है, इसके ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है। क्योंकि पाला पीरियड जो था वो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, क्योंकि पाल ही थे जिन्होंने 5 विहार बनाए थे। कल के क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे उदानपुरी, जगदल्ला, विक्रमशिला, सोमपुरी और नालंदा। नालंदा तो खैर पहले से बहुत चला आ रहा था, पर नालंदा को भी रिवाइव करने का कार्य इनके द्वारा होता है। तो आज हम लोग पहले राष्ट्रकूट को थोड़ा देख लेंगे सर, राष्ट्रकूट का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद हम लोग एंशिएंट एजुकेशन में नालंदा के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। नालंदा के साथ साथ हम लोग तक्षशिला के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे, एंड देन विल बी कंक्लूडिंग द सेशंस एज वेल सर। ओके, तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप में से जो लोग बहुत ही सीरियस स्टडी करना चाहते हो अन अकेडमी के अंदर, आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो, जहां पे मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे
टू योर ड्रीम, आपका जो सपना है लबासना पहुंचने का, उसके अंदर हम एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे सर। ओके, ये रोल प्ले ऐसा होगा कि जो चीज आप 2000 आवर्स के अंदर खुद नहीं कर सकते, वो शायद हम 200 घंटों में आपको करके देंगे सर। ओके, सो दैट थिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू मेंटरिंग। यूपीएससी नीड्स अ गाइड जो आपको हेल्प कर सकता है कि एक दिशा पकड़ के चलो, समझो चीजों को, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बना के आगे चलो। मैं और मेरे एजुकेटर्स अनअकैडमी के अंदर पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। हमने पिछले साल भी ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5 और इंडिया रैंक 4 को इनफेक्ट प्रोड्यूस किया है, और यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे क्लासेस के अंदर ये वो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। और अभी हम लोग नई बैच लेके आए हैं, आरंभ बैच, ये 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए है। और मेन बात यह है कि अभी आपको 28 फरवरी तक यहाँ पे आपको ऑफर मिल रही है। इसमें मैं हूं, मृणाल सर है, मधुकर सर है, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, और भी हमारे करीबन 15 एजुकेटर्स और भी है। हम सब के सब आपको गाइड करेंगे। ये बैच की खासियत ये है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, लाइव मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप आइकॉनिक प्रोग्राम लेते हो तो आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर आपको मेंटरशिप मिलती है, आंसर राइटिंग के कवरेज है, और साथों साथ नोट्स, लाइव टेस्ट और क्विज तो इसके अंदर मिलेंगे ही। बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये सब एजुकेटर्स के साथ लाइव में इंटरेक्ट कर पाएंगे। जैसे मेरे साथ होगा तो आप मेरे लाइव क्लासेस में आके आप मेरे साथ सीधा लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। दूसरी, हमारी लक्ष्य बैच 16 फरवरी से शुरू हो गई हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स के लिए। तो आप में से जो भी लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द लक्ष्य बैच एज वेल। इसमें भी आप ये कोड यूज कर सकते हो PN लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपका ये कोड होगा हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते समय PN लाइव को जरूर से याद रखना। बाकी आपको अभी 30% डिस्काउंट मैंने बताया ऑफर चल रही है, जहां 70,000 रुपीज का जो कोर्स है वो 50,000 में मिल रहा है आपको सर। ओके, दिस इंक्लूड्स ऑप्शनल एंड GS सब्सक्रिप्शंस। ऑप्शनल की नई बैच मैं अभी हिस्ट्री ऑप्शनल करा रहा हूँ, ये खत्म होगा, उसके बाद तुरंत ही अगले साल के लिए विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आप अगर हमारे साथ ऑप्शनल जुड़ना चाहते हो तो वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक टीचर्स फॉर ऑप्शनल एज वेल। सो वी हैव गॉट ज्योग्राफी ऑप्शनल, वी हैव गॉट पॉलिटिकल साइंस एंड PSIR ऑप्शनल, वी हैव गॉट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो बहुत सारे टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेंगे। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहां पे आपको एक मेंटर दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। इसके सिवा इंडिविजुअल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ये पाथफाइंडर बैच है हमारी, इसके अंदर आप खाली प्रीलिम्स का कोर्स करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द पाथफाइंडर बैच एज वेल। हमेशा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये कोड को यूज करिए, PN लाइव को। इनफैक्ट अगर आप ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हो तो हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर पे ही, करोल बाग पे ही हमारा सेंटर खुल गया है, आप वहां पर भी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। खैर, इसमें भी सब्सक्रिप्शन अगर आप एडमिशन लेते हो और ये कोड को यूज करोगे तो आपको ऑफलाइन के अंदर भी इनफैक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा सर। ओके, तो इनफैक्ट यू आर, इफ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट्स अप टू यू, बट दिस कोड एंड दिस आई वुड से द गेटवे टू अनअकैडमी, हमेशा आपको PN लाइव याद रखना है। बाकी EPFO की नई बैचेस हमने लॉन्च की है, अब इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 साल के बाद EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो जरूर से मैं कहूंगा कि आप इसके अंदर ज्वाइन करिए। एंड 2023 की टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आपको काफी डिस्काउंट अवेलेबल है। इनफैक्ट इट्स एट अ वेरी नॉमिनल रेट। ओके, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 12 GS, 2 CSET के टेस्ट है, या 10 टेस्ट आपको प्रीलिम्स करंट अफेयर सेंट्रिक आप मिलेंगे, CSET के फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन जॉइन दिस कोर्सेज एज वेल सर। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हर्षा के बाद के पीरियड के अंदर वी विल फाइंड कि राष्ट्रकूटों का डेवलपमेंट हुआ एंड हाउ द राष्ट्रकूट केम इनटू द बीइंग सर। ओके, अब देखिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी दक्कन के अंदर निकल के आती है, और दक्कन की कहानी को मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर। ठीक है, तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल इन द प्रीवियस सेशंस, we had discussed the period between 550 to 750 is a period of हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन रूल कर रहा था तो हमें ये देखने को मिल रहा था कि हर्षा के कंटेम्पररी जो साउथ इंडिया के अंदर राजा थे वो दक्कन के अंदर आते थे, चालुक्यस, है ना। चालुक्यस कौन? पुलकेशिन जैसे राजा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और चालुक्यस के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ कांची के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पल्लवास सर, राइट। तो यहां से ही हमने देखने की कोशिश की थी कि कैसे अलग अलग डायनेस्टी के जो राजा लोग हैं वो इस पीरियड में बेसिकली रूल कर रहे हैं 550 से लेके 750 तक। अब आप देखिए कि इस पीरियड में चालुक्य 750 के बाद फिर डिक्लाइन में चले जाते हैं। तो हर्षा को हराने के बाद पुलकेशिन II की जो डायनेस्टी है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउनफॉल में जाएगी, और वहां से डाउनफॉल से राष्ट्रकूटों का जब डिक्लाइन होगा, है ना, सॉरी, चालुक्यस का डिक्लाइन होगा, तो वो डिक्लाइन के बाद वी विल कम टू नो कि द राष्ट्रकूट डायनेस्टी विल कम इनटू द पिक्चर सर। ओके, हम ये राष्ट्रकूटों को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि राष्ट्रकूट एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने 550 या 750 टू 1000 के बीच में दक्कन से लेके उत्तर भारत सब जगह के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी।
तो इन बेसिस के रूप में हमने पिछले क्लास के अंदर बताया कि कैसे पाल डायनेस्टी, पाल के साथ साथ गुर्जर प्रतिहार और इनफैक्ट साथ में नीचे आप देखोगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपको मिलेगी। ये राष्ट्रकूत ही थे, वी विल सी, कि जिन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, चालुक्यस को उथला के और अपने आप को फिर एक इंपीरियल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करवाया जब इन्होंने कन्नौज को लेकर लड़ाई की थी सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे लिए, और इस पीरियड के सेंट्रिक ही हमें राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। यहां से सवाल भी आ चुके हैं, यहां से पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आ चुकी है। राष्ट्रकूट के अंदर हम लोग क्या क्या याद रखेंगे सर? ओके, तो हमें इनके अंदर से बेसिकली 5-6 चीजें याद रखनी है। एक तो इनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से राजाओं का नाम और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता होना चाहिए कि इनका प्रशासन कैसे चल रहा था। तीसरा, राष्ट्रकूट के अंदर हम लोग इनके लिटरेचर के ऊपर देख लेंगे थोड़ा बहुत सर, ठीक है। इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर देखेंगे सर, है ना, समझे। और हम लोग देखेंगे इनके कल्चर के बारे में सर, ओके। और वी विल फाइंड कि लास्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनके सोशल कंडीशन, सोसाइटल कंडीशंस भी कैसी हुआ करती थी। तो कल्चर में लिटरेचर भी आ जाएगा, आर्किटेक्चर भी आ जाएगा, रिलीजन भी आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द राष्ट्रकूट डायनेस्टी सर, है ना। तो आप पहले तो ये चीज याद रखेगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट विल बी स्टडिंग इन द राष्ट्रकूटास, और इसी सेंट्रिक हम लोग पहले बातें करेंगे सर, ओके। तो हमें राष्ट्रकूट के अंदर बेसिकली इतनी सारी चीजें पढ़नी है। कृष्णा 1, कृष्णा 2, राजा, रिलीजन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर की क्या कहानी है और कैसे राष्ट्रकूटों का डिक्लाइन हुआ और कहां से निकल के आए। अब देखिए कि राष्ट्रकूट का ओरिजिन मूलतः से जुड़ा हुआ है चालुक्यस के साथ, है ना। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि चालुक्य या हर्षा के पीरियड से ही भारत में फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो जाती है सर, ओके। और ये जो फ्यूडलिज्म की शुरुआत है, ये शुरुआत के कारण हमें ये देखने को मिलेगा कि चालुक्यस के सामंत के रूप में राष्ट्रकूटों का ओरिजिन हुआ। पुलकेशिन 2 करके जो राजा हुआ करते थे जिसने हर्षवर्धन को हराया, पुलकेशिन 2 के ट्रांजिशन में चालुक्यस का डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई। ये जो डिक्लाइन चालुक्यस का हो रहा था, इसी का ही एक आउटकम था, इसी का ही एक परिणाम हमें देखने को मिलता है, जहां से राष्ट्रकूट डायनेस्टी का ग्रोथ होने का शुरुआत होता है। अब कैसे ग्रोथ हुआ आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। द राष्ट्रकूटास वर एक्चुअली द फ्यूडिटरीज ऑफ द चालुक्यस। पुलकेशिन 2 और उसके वंशजों के ये सामंत हुआ करते थे। पर जैसे ये होता है कि राजा सामंत के बीच में रिलेशंस बदलता है जब राजा कमजोर होता है। सामान्य रूप से मत्स्य न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, पर बड़ी मछली जब कमजोर होती है तो छोटी मछली उसको भी खाने की कोशिश करेगी सर, ओके। क्योंकि वी विल फाइंड कि ये एक सिद्धांत है जिसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूप में भी आप पहचानते हो। तो राष्ट्रकूटों के साथ भी ये हुआ। राष्ट्रकूट पहले चालुक्यस के सामंत हुआ करते थे। चालुक्यस के कमजोर होने के कारण ओवर पीरियड ऑफ टाइम राष्ट्रकूटों को मौका मिला, राष्ट्रकूटों ने अपने आप को डोमिनेट करवाया। सो दिस इज हाउ द राष्ट्रकूट विल बी डोमिनेटिंग देमसेल्व्स व्हेन द डिक्लाइन ऑफ द चालुक्यस विल टेक प्लेस एंड वी विल सी कि दे विल कम टू पावर। तो इनकी कहानी में ही आपको ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि कीर्तिवर्मन करके एक राजा थे जो वी विल सी कि चालुक्यन डायनेस्टी से रूल कर रहे थे। ये कीर्तिवर्मन करके राजा जो थे, इनके अंडर में दांती दुर्ग करके राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक सामंत इनके अंडर में रूल करता था सर, ठीक है। और होता यह है कि कीर्तिवर्मन जब कमजोर हुए तो दांती दुर्ग ने इनकी गाड़ी पलटा दी और अल्टीमेटली वो सत्ता के ऊपर आ गए। तो ये सत्ता का नियम है, दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ पावर एज वेल, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। कभी कभी ये होता है कि छोटी मछली बड़ी मछली को भी खा जाती है जब बड़ी मछली कमजोर होती है सर, ओके। क्योंकि हर दिन तो सेम नहीं होता, नॉट एवरी डे इज सेम। तो इन परिस्थिति में जब हर दिन सेम नहीं होता है तो इसका आउटकम भी आपको यहां से इसी तरह से देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो कहानी की जो शुरुआत है, ये कहानी की शुरुआत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो ओरिजिन है ये इस तरह से होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। So the rivalry between the Pratihars and the Rashtrakuts proved to be destructive to the both dynasties, and we will find कि Rashtrakuts were actually the people who came to power जो चालुक्यस के फ्यूडिटरीज हुआ करते थे। मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के ओरिजिन के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ वटापी। वटापी का चालुक्यस मतलब पुलकेशिन की डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे। द राष्ट्रकूट वर अर्ली रूलर्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स वाज दांती दुर्गा। दांती दुर्गा वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। आपको नाम पूछा जा सकता है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर काफी बार नाम पूछे हैं कि कौन किसका फाउंडर था, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कहानी क्या है।
He was actually ruling a smaller part of Berar. Berar is in central India, Nagpur, Vidarbha region. Datidurg built his career as a territorial conquest after the death of Vikramaditya II, the Chalukyan ruler. He captured the Gurjar kingdom of Nandipuri, Malwa, and eastern Madhya Pradesh and the whole of Berar. Over a period of time, we will see that he had become the master of the central and the southern India, साउदर्न गुजरात एंड द होल ऑफ द मध्य प्रदेश एंड बेरार। और इस बेसिस के रूप में दातीदुर्गा ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट की डायनेस्टी की स्थापना करेगा, जब आखिर के लास्ट वेस्टर्न चालुक्यस के एक राजा थे कीर्तिवर्मन, उनको उथला देते हैं और उन्हीं के ही सामंत के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। ये दातीदुर्गा ही थे जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज का, परमेश्वर का और परम भट्टार का। सर है ना, आप देखने की कोशिश करिए तो इस प्रकार के टाइटल से हमें देखने को मिलता है कि राजा अपने आप को दिव्य ओरिजिन के रूप में या डिवाइन ओरिजिन के रूप में कंसोलिडेशन करने की बात कर रहा है। ये राष्ट्रकूट ही थे जिन्होंने पल्लवास के साथ भी अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश किए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मूलतः से इनके सामंत थे। सर है ना, राष्ट्रकूट तो चालुक्यस के सामंत थे और चालुक्यस और पल्लवों के बीच में बनता भी नहीं था। सर ओके, तो राष्ट्रकूट जब सत्ता के ऊपर आए तो इन्होंने पल्लवास के साथ भी अच्छे डिप्लोमेटिक और मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और इस तरह से वी विल फाइंड कि जो अपने दातीदुर्ग थे, उन्होंने पल्लव के एक राजा थे नंदीवर्मन, उनके साथ बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंसेस साइन किए। सर ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो ही डेवलप रिलेशंस विद द पल्लव रूलर दांदीवर्मन टू बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू द पल्लवा किंग। सर है ना, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि दातीदुर्ग के समय से ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी की शुरुआत होती है। सर ठीक है ना, समझे। तो राष्ट्रकूटों को जब हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रकूट के अंदर सबसे पहले फाउंडर की कहानी हमें पता होनी चाहिए, और सबसे पहले फाउंडर कौन थे? वो थे दातीदुर्ग। सर क्या नाम है? दातीदुर्ग। अब देखिए दातीदुर्ग की इंपॉर्टेंस बात मैं बता देता हूँ। ये राष्ट्रकूट की जो डायनेस्टी है वो कैसी डायनेस्टी है, याद रखेगा कि ये ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है। सर है ना, ब्राह्मणिकल डायनेस्टी का मतलब ये है कि ये ब्राह्मणिकल ओरिजिन से ये बिलोंग करते थे। सर ठीक है। अब राजा क्षत्रिय होना चाहिए तो उसकी पकड़ ज्यादा थी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी सोसाइटी के अंदर। तो समाज वैसा था जहां हमें ये देखने को मिलता है कि क्षत्रियजाइजेशन ऑफ पॉलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ओके, बट द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज वंस अ डायनेस्टी दैट डिड नॉट हैव द क्षत्रिय रूट्स। ओके, तो दातीदुर्ग बेसिकली एक यज्ञ करवाता है। ये यज्ञ का नाम याद रखिएगा, इसको कहा गया है हिरण्यगर्भ यज्ञ। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ यज्ञ। सर ठीक है ना, समझे। ये हिरण्यगर्भ यज्ञ का मतलब ये है कि ये एक ऐसा गर्भ धारण करने की कोशिश करेगा भविष्य के अंदर, जब ये इसका फिर से पुनर्जन्म होगा, जहां ये कहता है कि अगले जन्म मोहे क्षत्रिय कीजियो। सर ठीक है, अगले जन्म मोहे क्षत्रिय कीजियो का मतलब यह है कि राजा इस तरह से अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगली बार मुझे क्षत्रिय का जन्म दीजिएगा, क्षत्रिय के रूप में मुझे फिर से मौका मिले तो मैं फिर से शासन करूं, क्योंकि मेरी लेजिटिमेसी और मेरी जो पावर है वो इसके बाद और बढ़ सकती है। सर ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उसमें दातीदुर्ग ने शुरुआत की। ये मूलतः से सामंत था और सामंत के रूप में ही उसने बेसिकली पावर को कैप्चर किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये पीरियड को फ्यूडलिज्म के पीरियड के रूप में पहचानते हैं, और पोस्ट गुप्ता पीरियड में फ्यूडलिज्म का आपको प्राइम एग्जांपल मिलता है कि राष्ट्रकूट जो चालुक्य के सामंत हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने ऊपर के जो साम्राज्य था, उनके जो बड़े राजा थे, उनको उथला के सत्ता के ऊपर आए। सर ओके, तो सामंतवाद की जो परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ फ्यूडलिस्टिक पॉलिसीज वेयर द लैंड बेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट विल टेक प्लेस, और इसमें ही न्यू सोशल रिलेशंस, न्यू सोशल हायरार्की का जो डेवलपमेंट होता है, उससे बढ़िया उदाहरण आपको राष्ट्रकूट के अंदर से कहां मिलेगा। सर ठीक है, तो दातीदुर्ग के समय से इनकी शुरुआत होती है, और दातीदुर्ग के बाद ग्रेजुअली हमें यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट जो है, ये राष्ट्रकूट का ओरिजिन और डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। अब राष्ट्रकूट का सपना भी यही था कि वो भी कन्नौज वाली जो लड़ाई है या कन्नौज के ऊपर का जो कंट्रोल है वो करने की कोशिश करे। मैंने आपको बताया था कि कन्नौज को लेके भारत के अंदर ट्राई पार्टी स्ट्रगल होती है। कौन सी स्ट्रगल होती है? ट्राई पार्टी स्ट्रगल। ट्राई पार्टी का मतलब है कि कन्नौज को कैप्चर करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। सर ठीक है ना, समझे। गुर्जर प्रतिहार के साथ साथ पाल, और पाल के साथ साथ राष्ट्रकूट, ये तीनों की तीनों डायनेस्टी स्ट्रगल करती रहेगी। सर है ना, सो ऑल ऑफ देम विल बी ट्राइंग टू कंट्रोल द कन्नौज एट एनी कॉस्ट। बोले नहीं भाई, पकड़ के रखते हैं यार, कन्नौज हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब सबके सब हर्षवर्धन तो थे नहीं कि भाई कन्नौज को जीत पाए, कंसोलिडेट कर पाए। हर्षा की तो बात निराली थी कि हर्षा वाज एबल टू डोमिनेट ओवर कन्नौज, बट नॉट ऑल किंग्स विल बी एबल टू कंट्रोल एंड डोमिनेट एंड रूल ओवर कन्नौज। सर ठीक है, पर इनकी कहानी से हमें यह समझ में आ रहा है कि कैसे ये जो राष्ट्रकूट वंश है,
इसका बेसिकली कहां से ओरिजिन हुआ और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, इसमें दांती दुर्ग के बाद के पीरियड से ही ये लोग कन्नौज के ऊपर लड़ने की शुरुआत करते हैं। और इनका प्लान यही था कि अगर गुर्जर प्रतिहार कन्नौज के ऊपर डोमिनेट करेंगे तो पालों की मदद करके आएंगे, अगर पाल डोमिनेट करेंगे तो ये पाल को जाके मार के आएंगे। कभी कभी सेंट्रल इंडिया का लेके ये जो मालवा का विस्तार है उसको लेके भी इनकी गुर्जर प्रतिहारों के साथ लड़ाई हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ऑब्वियस था, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि भाई दक्कन से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, मालवा ये हमारे अंडर में होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार जो वेस्ट इंडिया और सेंट्रल वेस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया की तरफ शासन कर रहे थे, इनका मानना था कि मालवा उनका है सर, ठीक है। तो इस तरह की स्कर्मिशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रहेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि राष्ट्रकूट और इनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई दोनों डायनेस्टीज के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव शामिल होती है सर, है ना। इसके ऊपर मैं आता हूं कि क्या हुआ किस तरह से। पर राष्ट्रकूट की जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन बेसिकली एक तरह से लिखी गई है राष्ट्रीकास के रूप में या रथिकास के रूप में सर, ओके ना, समझे। और रथिकास को मूलतः से हमें ये देखने को मिलता है कि अशोक के एडिक्ट्स के अंदर भी इनका मेंशन किया गया है, ये याद रखेगा सर, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी और द ओरिजिन ऑफ द वर्ड राष्ट्रकूट सर, ओके ना, समझे, इट एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज रथिकास or it is called as the Rashtrikas, sir. Okay, Rashtrikas and the Rathikas were the terminology that were used in the Ashokan edicts. अशोक ने दक्षिण भारत के अंदर अपने शिलालेखों को जब छपाया था और उसने वहां पे वो शिलालेखों को वहां पे वी विल फाइंड की जो एस्टेब्लिश किया था, तो जो रॉक एडिक्स थे उसके अंदर इन्होंने रथिका शब्द के एक शब्द मेंशन किया गया है। तो हिस्टोरियंस के एक समूह का मानना है कि ये जो रथिका अशोक के समय के थे वही राष्ट्रकूट बन के आए हैं। नाम ही है राष्ट्र सर, राष्ट्र का मतलब होता है एक टेरिटरी जहां इन्होंने पकड़ के रखा था सर। खैर, तो इस तरह से इनकी शुरुआत हुई दांती दुर्ग के समय से। दांती दुर्ग के बाद बाकी सारे डायनेस्टी के राजा इनके अंदर से आते रहेंगे, दे विल बी कीप ऑन फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज एज वेल सर, ठीक है। अब याद रखेगा कि इसमें एक अरब ट्रैवलर है जिसका नाम है अल मसूदी सर, ओके। अल मसूदी केम टू इंडिया समवेयर इन द 9th centuries, okay. And Al-Masudi will also be talking about the Gurjar Pratihar. He'll also be talking about the Rashtrakoot as well, sir. Okay. तो Al-Masudi के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है कि Al-Masudi कौन था, अरब हिस्ट्री के रूप में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अरब हिस्टोग्राफर्स भारत के अंदर आप देखोगे तो अल मसूदी करके एक आता है, इसके बाद इब्न बतूता आपको देखने को मिलता है सर, ओके। तो ये वो लोग थे जिन्होंने वेस्ट एशिया से आके भारत के बारे में लिखा है और उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारत की पॉलिटिक्स, भारत की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में उन्होंने मेंशन किया है सर, ओके। तो ये यहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पार्ट, ओके। और हमें यहाँ से एक जानकारी रहनी चाहिए कि भाई ये सब के सब कन्नौज को कैप्चर करने के लिए फाइट कर रहे थे। राष्ट्रकूतों को पता था कि कन्नौज हम पूरी तरह से जीत नहीं सकते, बट उन्हें एक डर ये था कि अगर कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार डोमिनेट करते हैं, if the region of Kannauj is dominated by the Gurjar Pratihar, this might be detrimental to the राष्ट्रकूट इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूतों को डर इसी बात से है कि अगर नॉर्थ इंडिया में कोई एक डायनेस्टी स्ट्रांग हो गई तो दूसरे दिन वो दक्षिण भारत के अंदर आएंगे, दक्कन के ऊपर आएंगे, और दक्षिण भारत में जाने के लिए दक्कन से सुनहरा कोई गेटवे था नहीं। तो इस डर के कारण भी वी विल फाइंड कि ये घटनाएं होती रहती है सर। खैर, तो यहां से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि दांती दुर्ग के समय से ये फाउंडेशन हुआ। दांती दुर्ग ही थे जिन्होंने बेसिकली राष्ट्रकूट को एस्टैब्लिश करवाया। अब देखिए कि दांती दुर्ग की कहानी आपको ये मिलती है कि दांती दुर्ग की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था, ही डिड नॉट इनहेरिटेड अ सन। और बिकॉज दांती दुर्ग के पास कोई संतान नहीं था तो अब सवाल ये आया कि व्हाट नेक्स्ट, है ना, इसके बाद क्या होगा सर, ओके। तो इन परिस्थितियों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ दांती दुर्ग उनके चाचा पावर के ऊपर आते हैं कृष्णा सर, ओके। ये वही कृष्णा है जिनके समय से ऐसा कहते हैं कि इन्होंने इलोरा की गुफाएं जो थी वो बनाने की शुरुआत की थी। और इलोरा के अंदर अगर आपको केव नंबर 16 पता है, विच इज अ वेरी फेमस केव रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, जहां कैलाश मंदिर आया है, उसके साथ भी ये जुड़ेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ऐसा कहता है कि कृष्णा के समय से ही इनफैक्ट डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने की शुरुआत की। कृष्णा ने ग्रेजुअली वी विल सी कि मैसूर के अंदर गंगा डायनेस्टी को डिफीट किया। अब देखिए भारत में दो गंगा डायनेस्टी है, एक ईस्टर्न गंगा से जो उड़ीसा में आता है, जो करीबन 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन में आएंगे, एक है वेस्टर्न गंगा जो मैसूर में हुआ करते थे। आपको कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछेगा कि गंगा डायनेस्टी कहां से रूल कर रही थी, तो हमें यह पता होना चाहिए कि द गंगा डायनेस्टी यूज्ड टू रूल फ्रॉम मैसूर ओरिजिनली, बट सम ऑफ द ब्रांचेस गॉट शिफ्टेड टू द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज इन द उड़ीसा एज वेल सर। खैर,
तो वी विल फाइंड कि कृष्णा उसके बाद एक राजा के रूप में है, फिर उनके बाद उनके बेटे आए गोविंदा। ये गोविंदा ने ही बेसिकली ईस्टर्न चालुक्यस को डिफीट किया। अब देखिए चालुक्यस में दो ब्रांचेस थी सर, ओके, भारत के अंदर। एक तो थी चालुक्य जो वटापी, जहां से पुलकेशिन बिलोंग करता था। दूसरे पुलकेशिन का एक भाई था जिसका नाम था विष्णुवर्धन, जिसको पुलकेशिन ने ही खुद सेट करवाया था। सेट करवाने का मतलब ये था कि पुलकेशिन हिमसेल्फ basically made sure that he should expand his empire and he should appoint one of his brothers as the governors of the eastern part of the country। तो वेंगी करके एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर सर, है ना, आज का साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा। तो ये जो वेंगी करके जो रीजन है, कृष्णा का डेल्टा रीजन आपको मिलता है, वहां पे ये ईस्टर्न चालुक्यस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये जो वेंगी चालुक्यस जो थे वो पुलकेशिन के मृत्यु के बाद काफी फल चुके थे, क्योंकि उनको बड़े भाई का अब डर नहीं था। एंड वी विल फाइंड कि राष्ट्रकूटों ने इनको भी डिफीट कर दिया। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर काफी सारे राजा आए। जैसे सबसे पहले तो दांती दुर्ग मिलते हैं आपको सर। दांती दुर्ग के बाद कृष्णा वन मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना, समझे। दूसरा हमको ये देखने को मिलता है कि कृष्णा वन के बाद उनके संतान भी हमको मिल जाएंगे, जिनका नाम था गोविंद सर, ठीक है ना, समझे। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ध्रुव करके एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये सबके सब राजा कन्नौज के लिए फाइट करेंगे सर, ओके। ऑल दिस किंग्स दे विल बी फाइटिंग फॉर द कन्नौज। इनका एक ही टारगेट था कि भी कन्नौज में कोई एक डायनेस्टी स्टेबिलाईज नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलाईज हुई तो हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा सर, ठीक है। तो कृष्णा के बाद गोविंद टू करके राजा है। गोविंद टू ने अपने भाई ध्रुव को सत्ता दे दी और कहा कि भाई तुम चलाओ सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ये ध्रुव ही थे जिनके समय के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हें बाकी सारे रीजनल डायनेस्टीज को डिफीट किया। इन्होंने गंगा को भी डिफीट किया, इन्होंने पल्लवों को भी डिफीट कर दिया। और इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने वेंगी वाला जो रीजन है, जिसे हम लोग ईस्टर्न चालुक्यस के रूप में पहचानते थे, उसको भी डिफीट करके अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश की साउथ इंडिया के अंदर सर, ओके। तो ध्रुव के समय पे हमें ये देखने को मिलता है कि द चालुक्यस और द राष्ट्रकूट्स वर एबल टू डोमिनेट इन ऑल द रीजन्स, ओके। सो दे हैड डिफीटेड द वेंगी चालुक्यस, they had defeated the Gangas of the Mysore, they had also defeated the Pallavas of the Kanchi as well sir, okay। And because they had defeated all these people in the southern part of the country, now it was decided that they will be going towards the northern part, okay। तो इस तरह से राष्ट्रकूटों का ध्यान फिर उत्तर भारत की तरफ गया कि भाई हमने तो दक्षिण भारत तो जीत लिया है, अब दक्षिण भारत जीत लिया है तो अब हम लोग उत्तर की तरफ भी जाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है वहां पे सर, ठीक है। तो ध्रुव टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स द कन्नौज सर, ओके। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रूलर है जिसने कन्नौज के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया और किस तरह से वो कन्नौज को जीतते हैं सर, ओके। अब याद रखिएगा कि कौन किसका कंटेम्पररी है करके एक टॉपिक आता है यूपीएससी के अंदर। पुष्यमित्र शुंग वाज कंटेम्पररी ऑफ पतंजलि, कालिदास वाज कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धन, है ना। इस तरह के स्टेटमेंट गलत सही करके आपको पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको टॉपिक आ सकता है कि कौन किसका कंटेम्पररी था और किसकी किसके साथ लड़ाई हुई थी। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वी शुड हैव अ वेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। और ये क्लैरिटी इसी बेसिस के रूप में आनी चाहिए कि कौन किसका कंटेम्पररी था, किसकी किसके साथ लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इसमें जो ध्रुव करके राजा है वो कंटेम्पररी थे वत्सराज के सर, है ना। वत्सराज कौन हुआ करते थे? ही वॉज एक्चुअली द कंटेम्पररी किंग ऑफ द गुर्जर प्रतिहार, और वो धर्मपाल के भी कंटेम्पररी हुआ करते थे। तो इस तरह से हम लोग क्या याद रखेंगे, राष्ट्रकूटों के अंदर 3 राजाओं के बारे में देखेंगे सर, ठीक है। या इनके कन्नौज को लेके जो लड़ाई चल रही थी, ये कन्नौज को लेके लड़ाई के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एक तो ध्रुव करके राजा जो कहां से थे, राष्ट्रकूट के थे। इनके कंटेम्पररी कौन हुआ करते थे? धर्मपाल, वही धर्मपाल जिन्होंने वी विल सी की विक्रमशिला की भी स्थापना की थी, सोमपुरी जैसे यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना करते हैं। और साथों साथ हमें वत्सराज देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। और इन तीनों का टारगेट यही था कि भाई कन्नौज जीत के आए सर, क्योंकि कन्नौज कैसा था, इनके लिए एक ऐसी जमीन थी जिसको लेके इनको लग रहा था कि अगर कन्नौज जीत लिया तो उत्तर भारत जीत लेंगे सर, ओके। क्योंकि गंगा के एक तो किनारे आया हुआ है, रेवेन्यू बहुत बढ़िया मिलती है, पूरा गेंजेस का नेविगेशन उस पीरियड के अंदर हो रहा था, व्यापार के अंदर काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स के एरिया है, दे वर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वन ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स के रूप में उसको कंसीडर करते हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ में आता है कि कोई भी राजा होगा उसको मन में यही विचार आ रहा होगा कि कैसे भी करके ये विस्तार में जीत जाऊं तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, है ना। तो इसको लगा तो लाइफ झिंगा लाला। तो वैसे ही कहानी आपको नॉर्थ इंडिया के शासकों की भी मिलेगी सर, ओके। तो जहां पाल डायनेस्टी के शासक भी बोल रहे थे कि कन्नौज जीत लिया तो लाइफ झिंगा लाला, वी विल फाइंड कि गुर्जर प्रतिहार भी देख रहे थे कि कन्नौज जीत लिया तो लाइफ झिंगा लाला।
राष्ट्रकूट दक्कन में बैठे हुए थे तो भी सोच रहे हैं कि भाई इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। क्यों? क्योंकि दक्कन तो जीता है। दक्कन जीतने के बाद उत्तर भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी कोई स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि वो साउथ की तरफ आएगी। इससे अच्छा लेट अस ट्राई टू बी एग्रेसिव, है ना। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस एक कंसेप्ट चलता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का सबसे बढ़िया कंसेप्ट आपको ये राष्ट्रकूटों के अंदर मिलेगा सर। ओके, जो प्लान कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हम लोग है ना ऊपर की तरफ जाए, है ना, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाए और वहां उसको जीत के दिखाए। तो इस बेसिस के रूप में धर्मपाल और वत्सराज ये दोनों के दोनों इसके कंटेम्पररी थे और इन्होंने ही वी विल सी कि ध्रुव के साथ लड़ाई भी की। ध्रुव इतने डोमिनेटिंग थे कि ध्रुव ने ये दोनों के दोनों राजाओं को डिफीट भी कर दिया। तो ये आपको कंटेम्पररी वाला सवाल आ सकता है कि हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ हुम, एंड ध्रुव डिफीटेड वत्सराज the Gurjar Pratihar dynasty king. Dhruva also defeated Dharmpal, the Pal dynasty king as well. In fact, Kannauj was initially won over by the Palas, जहां पे धर्मपाल ने अपने एक प्रोटीज मतलब अपने एक सामंत चक्रयुद्ध को कन्नौज के ऊपर सत्ता के ऊपर बिठाया था। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था। ध्रुव जब पावर के ऊपर आए तो ध्रुव ने इन दोनों की गाड़ी पलटा दी, कहा कि भाई मैं कन्नौज को जीतूंगा, मैं कन्नौज नरेश रहूंगा सर। ओके, तो ध्रुव का पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ही रूल्ड इन द 8th सेंचुरी सर, है ना। 780 से 794 के बीच में आपको यहां से देखने को मिलेगा। 14-15 साल के अंदर ही ध्रुव ने पूरी गाड़ी पलटा दी उत्तर भारत की। और ध्रुव के समय से ही हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने ही संतान गोविंद III को सत्ता के ऊपर बिठाया। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे राजा हमको यहाँ से मिलते हैं। अब सबके सब राजाओं की कहानी हम लोग याद नहीं रखेंगे, पर ध्रुव के संतान गोविंद III को जरूर से याद रखेंगे सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि इसके पहले भी गोविंद आ गए हैं सर। ओके, ये गोविंद तीसरे नंबर के हैं। इसके पहले गोविंद 2 नंबर के राजा हुआ करते जो कृष्ण के बेसिकली बेटे के रूप में थे सर। गेटिंग पॉइंट। ओके, ये जो गोविंद III है इनके समय पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी का और ग्रोथ होगा और एक्सपांशन आपको यहां से मिलेगा सर। ओके, राष्ट्रकूट 1000 तक रूल करते हैं। इसमें गोविंद III का अपना बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सक्सेस लाइक नेवर बिफोर, राष्ट्रकूटों ने इतनी सफलता कभी भी नहीं देखी जितनी गोविंद III के समय से आपको मिलेगी। अब ऐसा तो क्या हो गया था भाई राष्ट्रकूटों के अंदर सर। गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनकी कहानी के अंदर इन्होंने पहले पल्लवों को डिफीट किया। पल्लव बेसिकली इनके कंटेम्पररी थे, पल्लवों का डाउनफॉल चल रहा था। हमें ये भी देखने को मिलता है कि विष्णुवर्धन जो वेंगी के राजा हुआ करते थे वो उसके दादाजी के रूप में एस्टेब्लिश होते हैं और उन्होंने भी अल्टीमेटली इसकी अथॉरिटी को स्वीकार दिया। गोविंद III के लिए ऐसा कहते हैं कि उन्होंने दक्कन के अंदर अपने आप को सामंती राजा के रूप में एस्टेब्लिश किया और इन्हीं के पीरियड के अंदर दी राष्ट्रकूट डायनेस्टी रीच द पीरियड ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब ये होता है कि भाई देखिए अब राष्ट्रकूट को कोई डिफीट करने वाला था नहीं, राष्ट्रकूट इतने डोमिनेटिंग कंडीशंस के ऊपर आ चुके थे सर। ओके, अब जब तक गोविंद रूल कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर गोविंद के बाद अब परिणाम बदलने की शुरुआत हुई। अब ऐसा तो क्या हो गया था कि वी विल सी कि परिणाम बदलने की शुरुआत होती है। तो परिणाम बदलता है जब गोविंद के ही बेसिकली संतान पावर के ऊपर आए, अमोघ वर्ष। ओके, अब अमोघ वर्ष की कहानी किस तरह से चलती है सर। ओके, अमोघ वर्ष के लिए कहा जाता है कि अमोघ वर्ष के एक ऐसे राजा थे जिनके लिए अशोका ऑफ द साउथ की कहानी आपको मिलेगी। क्या नाम है? अमोघ वर्ष करके राजा है। क्या नाम है? अमोघ वर्ष करके राजा है। अब आप मुझे पूछोगे कि प्रतीक नायक भाई आप इतने राजा की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ से, तो पिछले 3 साल के पीटी के पेपर उठा के देखो तो राजाओं के और रजवाड़ों के नाम पूछे जाते हैं और मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछा जा रहा है सीधे सीधे तौर के ऊपर कि कौन किसका कंटेम्पररी था। सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको ये भी पूछा जा रहा है कि भाई कौन किसके आगे था और कौन किसके पीछे था सर, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए, वी शुड नो क्लियर कट कि हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन सर, है ना, समझे। और इन्होंने बेसिकली साउथ के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और वो एस्टेब्लिशमेंट था वो था पीस का सर। ओके, अमोघ वर्ष को अशोक ऑफ द साउथ कहते हैं। अशोक ऑफ द साउथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ये मानना था कि हम लोग शांति प्रिय रूप से दक्षिण भारत के अंदर शासन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप देखिए कि गोविंद है, ध्रुव है, ये सब राजाओं के समय पे हमने क्या देखा, कंटिन्यूसली रेबेलियंस देखे, कंटिन्यूसली लड़ाइयां देखी। तो ये जो रेबेलियंस और लड़ाइयां हो रही थी उसको मूलतः से एक रोकने की कोशिश या इनको स्टॉप करने की कोशिश हमें देखने को मिलता है कि ध्रुव के समय से या अमोघ वर्ष के समय से दिखेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब याद रखना कि अमोघ वर्ष का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमारे लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमोघ वर्ष इन द इंडियन हिस्ट्री। अमोघ वर्ष इज नोन एज द अशोका ऑफ द साउथ, है ना, दक्षिण भारत के अशोक के रूप में इनको पहचानते हैं। पहला फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
दूसरा फैक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि ये जैनिज्म की तरफ जा रहे थे। कहां की तरफ जा रहे थे? ये अशोका ऑफ द साउथ के रूप में तो मिलेंगे ही सर, ठीक है ना, समझे, बट वी विल फाइंड कि ये जैनिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। जैनिज्म का मतलब ये कि ये जैनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे और इनके कोर्ट में काफी सारे जैन स्कॉलर्स बैठे हुए थे। जैसे कल पाल डायनेस्टी के अंदर मैंने आपको आतिशी के बारे में बताया और गुणभद्र के बारे में हम लोग डिस्कस, गुणभद्र तो खैर यहाँ पे आते हैं, पर बाकी सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया। वैसे ही हमें ये राष्ट्रकूटों के अंदर भी याद रखना है जैन स्कॉलर्स, क्योंकि यूपीएससी के अंदर सीधा सीधा सवाल आएगा कि which of the above are example of the Jain scholars or which of the above are example of non-Jain scholars, you know, kind of different questions can be asked into, sir, getting my point, okay. तो अमोघवर्ष was a patron of literature, sir, है ना, and he patronized famous दिगंबरा आचार्य जीनसेना, संस्कृत grammarian सकटियाना and the mathematician महावीराचार्य, सर, ठीक है ना, समझे। इन तीनों का नाम याद रखिएगा सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। आपको पूछा जा सकता है कि इनके समय पे अमोघवर्ष के कंटेम्पररी कौन कौन थे, तो एक तो थे जीनसेना। जीनसेना वाज अ जैन स्कॉलर, बेसिकली दिगंबरा ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। जैनिज्म के अंदर दो संप्रदाय है, एक दिगंबर है और दूसरा कौन सा है, श्वेतांबर है सर, ठीक है। दिगंबर बेसिकली विदाउट क्लॉथ चलते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि संसार से सब कुछ संयम के मार्ग के ऊपर चलना है तो छोड़ देना चाहिए हमें, इंक्लूडिंग माया भी, और कपड़ों की माया भी नहीं होनी चाहिए। श्वेतांबर सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक जीवन ही जीते हैं, बट दे वेयर, एंड इनके बीच में थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। बाकी सबके सब महावीर, मतलब जो तीर्थंकर के बताए रास्ते हैं उन्हीं के रास्तों के ऊपर चलते हैं। 5 व्रत तो वो भी लेते हैं सर, ओके। तो असत्य, अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, सर, ओके। ये पांचों के पांचों व्रत जैनियों लेते हैं सर। खैर, तो जीनसेना है, दूसरे मैंने आपको बताया सकटियान सर, ठीक है, और तीसरे महावीराचार्य सर, ओके। ही वाज अ मैथमेटिशियन, सकटियान वाज अ संस्कृत ग्रामेटिस्ट एज वेल। इनफैक्ट ये कन्नड़ ओरिजिन के लोग थे सर, है ना, और इनके समय पे कन्नड़ लिटरेचर का भी डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आता हूं कि कन्नड़ लिटरेचर की कहानी इनके साथ कहां से कहां जुड़ी हुई है, तो हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अमोघवर्ष हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट एंड हिज वर्क कविराज मार्ग was one of the earliest work on the Kannada poetics, है ना। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि इनका जो पीरियड है वो पीरियड कन्नड़ साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाल पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बंगाली लिटरेचर की शुरुआत हुई थी सर, ओके। सो इन द पाल पीरियड वी विल सी द बंगाली लिटरेचर हैड स्टार्टेड, है ना, स्टार्टिंग पीरियड होने की शुरुआत आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो उसी तौर के ऊपर हमें यहाँ राष्ट्रकूटों के अंदर भी ध्यान रखना है कि इनके समय पे कन्नड़ लिटरेचर का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, और कन्नड़ लिटरेचर में राजा खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या नाम है राजा का नाम? राजा का नाम है अमोघवर्ष सर, ओके। और अमोघवर्ष क्या लिख रहा है? अमोघवर्ष ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है कवि राजमार्ग। क्या नाम है? कवि राजमार्ग। ये सब अब आप पूछोगे कि सर याद रखना है, रट्टा मारना है, वो आपका विषय है, मैंने आपको दे दिया है। अब आप कैसे याद रखोगे उसके लिए टेक्निक्स आती है अलग अलग, ओके। जैसे वी विल फाइंड कि कविराज करके एक टाइटल भी राजा ने दिया था सर, ओके। कविराज वाज अ टाइटल दैट वाज टेकन बाय समुद्रगुप्त हिमसेल्फ। समुद्रगुप्त खुद अपने आप को कविराज कहते हैं। यहाँ पे आपको एक कविता मिलती है जिसका नाम है कविराज मार्ग सर, ओके। तो अमोघवर्ष के कार्यकाल के समय पे हमें ये देखने को मिलता है कि कविराज मार्ग जैसी कविताएं भी लिखी गई है, इससे भी इनका ग्रोथ होगा सर, ठीक है, लिटरेचर का। और अमोघवर्ष के बाद के पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट का धीरे धीरे एंड होने की शुरुआत हुई। उसमें सबसे आखिर में से कोई राजा आपको देखने को मिलेंगे कृष्णा थ्री, जिनके बाद फिर राष्ट्रकूट डिक्लाइन में आ जाता है सर, ओके ना, समझे। तो अमोघवर्ष में इतनी चीजें हम लोग याद रखेंगे, विल बी एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द किंग्स ऑफ अमोघवर्ष एंड ही इज नोन एज अशोका ऑफ द साउथ। इनके समय पे लिटरेचर का काफी डेवलपमेंट हुआ है, संस्कृत लिटरेचर, मैथमेटिशियंस का भी। सकटियान करके संस्कृत स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन का नाम क्या था? महावीराचार्य सर, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा कि राष्ट्रकूटों के समय पे महावीराचार्य का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या हु वाज महावीराचार्य, उनका वर्क कौन से एरिया में था, वो भी पूछा जा सकता है सर। खैर, अमोघवर्ष के बाद का पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करिए तो नेक्स्ट पीरियड की हम लोग जब इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें कृष्णा थ्री करके राजा मिलते हैं सर, ठीक है। ये कृष्णा थ्री ही थे जिनके समय पे आर्किटेक्चर का क्लाइमैक्स पहुंचा है, और राष्ट्रकूटों का भी क्लाइमैक्स आपको यहां से देखने को मिलेगा सर, ठीक है। कृष्णा थ्री इतने पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने चोला डायनेस्टी के राजाओं के ऊपर भी अटैक कर दिया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इन्होंने चोला से लेके कांची वाला जो रीजन है वो भी जीत लिया था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये कितने पावरफुल राजा थे।
ही वॉज सो मच पावरफुल कि पल्लवास के नीचे जब इंपीरियल चोलास का ग्रोथ हो रहा था, और ये दक्षिण के चोलास बेसिकली, इसमें राजा राजा और राजेंद्र करके डायनेस्टी आएगी, इसके पहले के जो राजा थे इनको डिफीट किया था कृष्णा ने। इनफैक्ट ये रामेश्वरम तक पहुंच गए थे, रामेश्वरम में जाके इन्होंने एक विक्ट्री पिलर एस्टेब्लिश किया था, विजय स्तंभ कहते हैं। जैसे अशोक ने भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किया था, वैसी ही कहानी आपको ये राष्ट्रकूटों के अंदर भी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि कृष्णा 3 वाज एबल टू कंट्रोल द रीजन ऑफ तोंडाई मंडलम। तोंडाई मंडलम इज नथिंग बट द रीजन ऑफ तमिलनाडु, ये याद रखिएगा, यहां से चोलास रूल करते थे, कंसिस्टिंग ऑफ द आरकोट, चेंगलपट्टू एंड वेल्लोर एज वेल। इन 949 ही डिफीटेड द चोला आर्मी ऑफ राजा आदित्य इन द बैटल ऑफ टक्कलोम सर, है ना। एंड इस तरह से इन्होंने बेसिकली अपने रामेश्वरम वाले विस्तार के अंदर डोमिनेशन की और वहां पे एक विक्ट्री पिलर की स्थापना की, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात किया सर, ठीक है ना, समझे। सो कृष्णा 3 मार्च अप टू रामेश्वरम वेयर ही हैड बिल्ट द पिलर ऑफ विक्ट्री एज वेल सर, ओके ना। उसने वहां पे विक्ट्री पिलर, विजय स्तंभ की स्थापना की, और इस तरह से पूरे दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूटों को अपने पीक के ऊपर लेके जाने वाला कोई राजा था तो कृष्णा 3 आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। राष्ट्रकूट इसी पीरियड के समय पे कन्नौज के ऊपर भी आ जाते हैं, और कन्नौज के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि कन्नौज में कोई भी डायनेस्टी पाल या गुर्जर प्रतिहार स्ट्रॉन्ग वे के अंदर एस्टैब्लिश करे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कन्नौज कंटिन्यूड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ फॉर ऑल द डायनेस्टीज ऑफ दिस कंट्री सर, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी एनर्जी सब कन्नौज को बचाने में लगाई, पाल डायनेस्टी में भी कन्नौज को जीतने के लिए अपना सब पैसा, एनर्जी, सेना को खर्च कर दिया। राष्ट्रकूट भी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की जाते जाते वो भी कन्नौज को जीतने के पीछे ही अपनी एनर्जी और सब अपना जो है पावर जो है वो लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है इससे? हु इज एट द लॉस सर, ओके। द लॉस डेफिनेटली विल बी विद द पीपल सर, है ना, क्योंकि भाई इससे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ के जो राजा है वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी कन्नौज को लड़ा में ही, बचाने में ही चला जाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि डिफायंस डिस्ट्रॉयड द पॉसिबिलिटी ऑफ सिंगल किंगडम रूलिंग नॉर्थ इंडिया विद इट्स सेंटर एट कन्नौज। कन्नौज में कोई एक डायनेस्टी रह ही नहीं पाती है जो कन्नौज को रूल कर पाए। एंड दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि कृष्णा 3 उस पीरियड के अंदर जब रूल कर रहे होते हैं, इनके समय पे ही कन्नौज को लेके बहुत लड़ाइयाँ हुई। ये लड़ाई का परिणाम ये था कि गजनी का आक्रमण फिर के लिए रास्ता हो गया, क्योंकि हुआ क्या कि कंटिन्यूसली वॉर होने के कारण गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल सब कन्नौज को बचाने में लड़े थे या उसको पकड़ने में लड़ रहे थे, तो इनके बीच में इंटरनली बहुत सारा ड्रेन हो गया। और जब गजनी का आक्रमण होना शुरू हुआ 1000 ऑनवर्ड से सर, ठीक है, तो मोहम्मद गजनी जब बेसिकली 1015 के बाद भारत की तरफ आ रहा था, तो उसको रोकने वाली कोई मजबूत ताकत भारत में नहीं थी। गुर्जर प्रतिहार थे पर वो भी अपने पतन की तरफ चले गए थे, राष्ट्रकूट थे तो वो भी अपने पतन की तरफ चले गए थे। वी विल फाइंड कि पाल डायनेस्टी भी वो भी अपने डिक्लाइन में जा रही है। तो कहानी आपको ये मिलती है कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस अटैक्स, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस pressures going on sir, ठीक है, they won't be able to safeguard themselves from the foreign invasions, and this is how the invasions from the northwest prevented any such attempt to create a powerful state. Neither the Gurjar Pratihar, neither the Pal nor the Rashtrakoot were able to carve out an empire in North India. आप देखिए कि अंदर और अंदर लड़ाई का परिणाम ये रहा कि यूनिटी नहीं आई और विदेशी आक्रमण होने की शुरुआत हुई। गजनी ने आके गुर्जर प्रतिहारों को डिफीट किया। खैर गजनी दक्षिण भारत में तो नहीं गया था, पर राष्ट्रकूट भी बाय दैट टाइम कमजोर हो चुके थे, क्योंकि 200 साल से ये लोग फाइट कर रहे थे। इसी के कारण हमें ये देखने को मिलता है कि 10th सेंचुरी के ट्रांजिशन तक कंटिन्यूसली ये लड़ेंगे, एंड दिस बिकेम डिस्ट्रक्टिव टू बोथ द डायनेस्टीज, है ना। पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट सबके लिए ये एक बहुत बड़ा डेंजरस पार्ट रहा है सर, ठीक है। क्यों डेंजरस रहा है? क्योंकि इनके लड़ने के चक्कर में अल्टीमेटली इनके पैसे, इनके रिसोर्सेज, इनकी सेना सबका ड्रेनेज हुआ। And when everything was drained down, they were left out without any kind of power sir, okay। इनके हाथ में फिर कोई सत्ता ही रहती नहीं है। और जब विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए, जैसे गजनी का आक्रमण हुआ, तो ये बचा ही नहीं पाए अपने आप को सर। खैर, तो इस तरह से हम लोग राष्ट्रकूट डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखे और कन्नौज की स्ट्रगल को लेके देखे कि भाई कन्नौज को जीतने के चक्कर में और दक्षिण और उत्तर भारत को जीतने के चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पाया सर। खैर, अब यहां से थोड़ा पार्ट कल्चर के ऊपर चले जाते हैं।
और राष्ट्रकूटों की कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इनका क्या योगदान है वो सब देख लेंगे और उसके बाद राष्ट्रकूटों के टॉपिक को समाप्त करेंगे सर। ओके, अब राष्ट्रकूटों में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, व्हाट थिंग्स वी आर सपोज टू रिमेंबर एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं। अब देखिए कि राष्ट्रकूट बड़े ही सेक्युलर और टॉलरेंट डायनेस्टी के रूप में आपको यहां से मिलेंगे। इनके समय पे हिंदुइज्म का भी ग्रोथ हो रहा था, इनके समय पे जैनिज्म का भी ग्रोथ हुआ है, इनके समय पे बुद्धिज्म का भी ग्रोथ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप इलोरा की गुफाएं देखोगे तो इलोरा की केव इनके समय पे ही बनती है और इलोरा की गुफाओं के अंदर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन तीनों का प्रभाव आपको मिल जाएगा। So based on the architecture, we can say that they were very tolerant and coexistence king. जो शासक के रूप में बड़े coexistence में मानते थे, इनका मानना था कि हम coexist करने में बिलीव रखते हैं और हमारे साथ जो भी साथी डायनेस्टी या साथी संप्रदाय है उनको कोई भी इनफैक्ट है ना एक इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। इसी तौर के ऊपर इनके द्वारा एलिफेंटा की भी गुफाएं बनवाई गई थी सर, है ना। एलिफेंटा की गुफाएं अगर आपको पता होगी तो ये मुंबई से थोड़ा समुद्र किनारे के अंदर है, अरेबियन सी के अंदर, टापू के अंदर आपको मिलेगी। एलिफेंटा की जो गुफा है उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार की ट्रेंड देखने को मिलती है, जहां ये राष्ट्रकूटों के द्वारा वी विल फाइंड की हिंदुइज्म और बुद्धिज्म रिलेटेड केव्स मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो कहने की बात यह है कि सॉरी, हिंदू और जैनिज्म रिलेटेड केव्स मिल जाती है। तो कहने की बात यह है कि कंटिन्यूअसली हम लोग जब राष्ट्रकूट के समय पे देखेंगे तो बहुत सारे संप्रदाय थे। अब हिंदुइज्म में कौन से संप्रदाय थे, तो वी विल फाइंड कि शैविज्म भी एग्जिस्ट कर रहा था, वैष्णविज्म भी एग्जिस्ट कर रहा था, इनफैक्ट शक्तिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा था, शक्त संप्रदाय, जहां देवी के रूप में कोई माता जी की पूजा या आराधना की जाती थी और उनकी मूर्तियां भी बनती थी। जैसे शक्ति के रूप में सप्तमात्रिका, दुर्गा की मूर्तियां, दुर्गा माता की या अंबिका की, आपको गॉडेसेस की बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें इलोरा के अंदर आपको एक रॉकेट टेम्पल मिलता है कृष्णा वन के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल सर, ओके ना। ये रॉकेट टेम्पल का शायद तक आप देखोगे तो यहाँ ये फोटोग्राफ में दिख रहा है सर, ठीक है, पर फोटोग्राफ थोड़ा ब्लर हो गया है, बट इफ यू सी द कैलाश टेम्पल, ये बहुत ही बढ़िया प्रकार का टेम्पल आपको इलोरा के अंदर मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ शैविज्म एग्जिस्ट कर रहा था। द सील्स हैव पिक्चर्स ऑफ गरुड़ वाहन ऑफ विष्णु और शिवा सीटेड इन द योगिक पिक्चर्स एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि शिव जी और विष्णु जी के भी सिंबल्स आपको यहाँ से मिलते हैं। ये हिंदुइस्टिक फॉलो करते थे और दाती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। मैंने आपको बताया कि ये यज्ञ के थ्रू दाती दुर्ग ये प्रे कर रहा है भगवान को कि अगले जन्म मुझे क्षत्रिय कीजियो, मैं क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लेना चाहता हूँ सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपको मिलते हैं जो हिंदू कल्चर के अंदर थे। तुलादान के प्रैक्टिसेस मिलते हैं। तुलादान समझ में आता है कि नहीं आता? तुलादान बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे वी विल फाइंड कि राजा अपने वजन के इक्विवेलेंट सोना या जो भी पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा चैरिटी के अंदर। अगर उसका वेट 50 ग्राम्स है या 50 केजी है हाइपोथेटिकली, तो 50 किलो सोना वो बेसिकली चैरिटी के अंदर दे देगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ इट, ओके, जो मंदिर के लिए देने की आपको मिल जाएगी सर। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां हिंदू ट्रेडिशंस का आपको काफी एस्टेब्लिशमेंट मिलता है। हिरण्यगर्भ मैंने आपको बताने की कोशिश की जहां इनका ये मानना था कि गोल्डन वुम एक ऐसे इलोबरेट रिचुअल्स के थ्रू वहां पे ये कह रहे हैं कि भाई हमें अगली बार जो जन्म मिले ये अगली बार मूलतः से क्षत्रिय के कुल में मिले। ये हिरण्यगर्भ यज्ञ भारत के अंदर बहुत सारे राजाओं ने किए थे। एक तो दाती दुर्ग ने किए थे, दूसरा दक्षिण भारत में सातवाहन डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पिछले क्लासेस के अंदर मैंने डिस्कस किया है इनके बारे में, क्योंकि ये भी ब्राह्मण कुल से थे। इनको भी क्षत्रिय स्टेटस चाहिए था, बोले शासक के रूप में तो मैं क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय धर्म यदय यदय के रूप में वो चाहते थे कि भाई वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हो और उसके बाद उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाए सर, ओके। तो इन्होंने भी एक प्रकार का हिरण्यगर्भ यज्ञ करने की कोशिश की थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इसके सिवाय इनके समय पे जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंस मिलता है सर, याद रखेगा, क्योंकि जैनिज्म को बहुत सारे राजा ने पैट्रोनेज दिया। अमोघवर्ष खुद भी जैन हुआ करते थे। अमोघवर्ष हिमसेल्फ वाज अ जैन एज वेल। बुद्धिज्म भी इस पीरियड के अंदर चल रहा था, पर बुद्धिज्म थोड़ा डिक्लाइन में है। पर बुद्धिज्म के अंदर भी इनके समय पे आपको बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे, जैसे कान्हेरी करके एक जगह है मुंबई के अंदर, कान्हेरी केव भी है सर, ओके। वहां पे जैनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट है। इलोरा के अंदर भी कुछ कुछ गुफाएं ऐसी है जहां पे हमको बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस मिल जाते हैं सर, ठीक है।
तो ओवरऑल वी विल फाइंड कि रिलीजियस ट्रेडिशंस में इनके यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि को एग्जिस्टेंस था। को एग्जिस्टेंस का मतलब है कि लोग काफी टॉलरेंट थे। ये टॉलरेंस के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म इन सबका ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट राष्ट्रकूट इतने प्लूरलिस्टिक थे कि उस पीरियड के इस्लाम के अंदर भी इनका ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी इस पीरियड के अंदर दक्षिण भारत में आए थे मुस्लिम अरब प्रदेशों से। तो उनके लिए वी विल सी कि मॉस्क बनाने की परमिशन भी इन्होंने दे दी थी और कहा गया था कि कोई बात नहीं, तुम मॉस्क बनाओ सर, ओके, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से भारत के अंदर ट्रेडिशनली हम लोग राष्ट्रकूटों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमें इतना पार्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी, इनके समय पे संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर का भी ग्रोथ हुआ है ना। कन्नड़ लैंग्वेज का ग्रोथ इनके पीरियड में होना शुरू होगा। आपको 3 ऑथर देखने को मिलेंगे, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना सर, ठीक है ना। शायद तक यहाँ किताब के अंदर नहीं दिया है पर मैं आपको बता देता हूं, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना सर, ठीक है ना, समझे, एंड रन्ना। These were the 3 personalities who had contributed to the कन्नड़ लिटरेचर इन द राष्ट्रकूट पीरियड सर, है ना। ये एक्चुअली राष्ट्रकूटों के छोटे सामंत चालुक्य से बिलोंग करते थे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि इनको फिर राष्ट्रकूटों ने अपने कोर्ट के अंदर बुला दिया और कहा कि तुम साहित्य में कंट्रीब्यूट करिए सर, ठीक है। तो संस्कृत लिटरेचर भी मिलता है, कन्नड़ लिटरेचर भी मिलता है, याद रखिएगा। अमोघ वर्ष मैंने आपको बताने की कोशिश की, उसने बेसिकली एक कविराज मार्ग करके किताब लिखी थी। कविराज मार्ग वाज अ कन्नड़ वर्क। इसके सिवाय उसने संस्कृत के अंदर भी इनफैक्ट है ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर मल्लिका सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कविराज मार्ग के ऑथर कौन है, प्रश्नोत्तर मल्लिका के ऑथर कौन है। दे कैन आस्क यू मल्टीपल नेम्स एंड मल्टीपल वी कैन से बुक सेंट्रिक भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि हमें और कौन से नाम मिलेंगे सर, ठीक है। तो आपको जीनसेन करके एक ऑथर मिलेंगे। मैंने आपको बताया जीनसेन वाज एक्चुअली द कोर्ट ऑथर ऑफ दिस अमोघ वर्ष ओनली। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई आदि पुराण। अब देखिए आदि पुराण में इन्होंने तीर्थंकरों की बात की है। तो जैनिज्म में जो पुराने तीर्थंकर थे आदि काल से सर, है ना, तो चाहे भगवान महावीर हो, पार्श्वनाथ हो या ऋषभ देव हो सर, ठीक है, नेमिनाथ से लेके उन सब के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। तो उसका नाम ही आदि पुराण सर, ठीक है। कृष्णा के स्पिरिचुअल गाइड भी थे जिनका नाम था गुणभद्र सर, ओके। गुणभद्र बेसिकली ये भी जैन स्कॉलर हुआ करते थे। इन्होंने महापुराण लिखा है। एक्चुअली आदि पुराण को कंपाइल करने वाले भी गुणभद्र ही थे लास्ट के अंदर, क्योंकि इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो गुणभद्र के द्वारा ही लिखी गई थी। तो नाम याद रखेगा कि जीनसेन करके एक ऑथर है और दूसरे का नाम है गुणभद्र। ये दोनों के दोनों जैन ऑथर थे। पंपा, पोन्ना एंड रन्ना किस में थे? कन्नड़ लिटरेचर के ऑथर हुआ करते थे। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि यहाँ पे ये दिया गया है कि देयर वर 3 जेम्स ऑफ द एंशिएंट कन्नड़ लिटरेचर। यहाँ पे ये नाम दिया गया है, कवि चक्रवर्ती पोन्ना, कवि चक्रवर्ती पोन्ना, आदि कवि पंपा एंड कवि चक्रवर्ती रन्ना। समझ में आया कि नहीं है आपको? कवि चक्रवर्ती पोन्ना, आदि कवि पंपा, कवि चक्रवर्ती रन्ना, है ना। दे वर पेट्रोनाइज्ड बाय राष्ट्रकूट किंग कृष्णा III एज वेल एज द तलियप्पा एंड द सहस्त्रार्स ऑफ द वास्टर्न चालुक्यस एज वेल सर, ठीक है। तो इन तीनों का नाम भी आप याद रखेगा, क्योंकि इन तीनों के ऊपर से सवाल बनने की शक्यता है कि हु वर दिस पर्सनालिटीज, ये कौन से लिटरेचर के साथ जुड़े हुए थे, इनके कहां से, ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे थे। तो दे बिलोंग टू द 9th एंड द 10th सेंचुरीज, ओके। क्यों कृष्णा III 900 के बाद पावर के ऊपर आए, तो ये भी नाम हमारे लिए हो जाता है, पंपा, पोन्ना, रन्ना। इनफैक्ट केबीसी के ऊपर एक बार सवाल आ चुका है। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इन केबीसी कि पंपा, पोन्ना और रन्ना कौन से लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं या कौन सी भाषा के साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें राष्ट्रकूट के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अब इसके सिवाय वी विल फाइंड कि राष्ट्रकूटों की जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें यहां से देखने को मिलती है, वो है इनके केव आर्किटेक्चर को लेके और टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके। खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इलोरा के अंदर और एलिफेंटा के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सर, ठीक है ना। एलिफेंटा एंड इलोरा। एलिफेंटा कहां पे है? अरेबियन सी में है, समुद्र के अंदर एक टापू है सर, मतलब मुंबई से बाहर निकलोगे 1 घंटा लगेगा। और दूसरा आपको इलोरा मिलेगा जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है सर। इनके यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। इलोरा की केव्स की खासियत यह है कि उसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन मॉन्यूमेंट्स की आपको खासियत मिलेगी सर, है ना। सो इन द इलोरा आर्किटेक्चर इट्स अ वेरी सेक्युलर एंड कोएग्जिस्टेंट आर्किटेक्चर, जहां बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन ट्रेडिशंस भी मिल जाते हैं। इसी बेसिस के रूप में हमें यहां से यह भी देखने को मिलता है कि जैनिज्म का भी प्रभाव था।
तो इलोरा में टोटल 29 या 34 केव्स आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना समझे। तो इलोरा की खासियत यह है कि देयर आर 34 केव्स। आउट ऑफ द 34 केव्स इन इलोरा, केव नंबर 1 to 12 आर हिंदू केव्स, है ना। दिस हिंदू केव्स इंक्लूडेड्स द वैष्णविज्म, द शैविज्म एंड द शाक्तिज्म एज वेल, है ना। तो शिवजी देवी की आराधना गॉडेसेस के रूप में भी और विष्णु जी की भी आराधना के अंदर आपको गुफाएं मिलेगी। उसी तरह के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, नहीं, केव नंबर 1 to 12 बुद्धिस्ट केव्स है, सॉरी माय बैड सर, ओके। केव नंबर 1 to 12 आर बुद्धिस्ट केव्स, ओके ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि इनिशियल केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव्स के रूप में आपको देखने को मिलेगी। केव नंबर 13 to 29 सर, है ना, सॉरी, केव नंबर 13 to 29 दे आर हिंदू केव्स, ओके। And this Hindu caves we will find कि Shaivism, we'll find Vaishnavism and we'll also find Shaktism to be worshipped upon as well, sir. Okay, इसमें बहुत सारी मूर्तियां है। इसी तौर के ऊपर केवल नंबर 30 to 34 है, इसमें जैनिज्म की कहानी देखने को मिलेगी और जैनिज्म के अंदर भी आपको दिगंबर संप्रदायों का इन्फ्लुएंस बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि अमोघवर्ष खुद भी दिगंबर थे, इनके कोर्ट में भी जो स्कॉलर्स बैठते थे वो भी दिगंबर थे, और इस तरह से टोटल 34 गुफाओं का समूह आपको मिलता है। इसमें केव नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केव नंबर 16 जो है एक पूरा का पूरा मंदिर है जिसे हम लोग कहते हैं कैलाश मंदिर, सर, है ना। क्या कहते हैं? कैलाश मंदिर। ये कैलाश टेम्पल के रूप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हमें ये याद रखना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलाश टेम्पल एज वेल। एक्चुअली कैलाश टेम्पल इज अ रेप्लिका ऑफ द कांची टेम्पल ऑफ दी पल्लवास, सर, ठीक है। तो कांची में एक मंदिर आया हुआ है पल्लवास के समय पे बनाया हुआ, सर, ठीक है ना समझे, जिसका नाम था कैलाश मंदिर। ये मंदिर को रेप्लिकेट किया गया बाय द चालुक्यस एट पत्तडकल, सर, है ना। पत्तडकल में इसका नाम विरूपक्ष कर दिया गया, सर, है ना। इसका वैसा का वैसा ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इसी को ही सब इलोरा के अंदर राष्ट्रकूट आए, तो राष्ट्रकूट ने इसका नाम कैलाश मंदिर के रूप में कंसीडर किया, सर, ठीक है ना समझे। तो आप देखोगे तो एक मंदिर है, देयर इज सिंगल टेम्पल, इसके 3 वर्जन्स बने। ओरिजिनली कांची में बना था, ये कांची में द्रविड़ आर्किटेक्चर का प्रकार था, सर, ओके। और इसी को ही वी विल सी कि रेप्लिकेट किया जाता है बाय दी चालुक्यस जो पत्तडकल में रूल करते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब राष्ट्रकूट पावर के ऊपर आए तो राष्ट्रकूटों ने इसको रेप्लिकेट करा एट द इलोरा, है ना। केव नंबर 16 है, ये केव नंबर 16 बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल आपको मिलता है, एक ही पत्थर से बना हुआ है, सर, ठीक है। ये मोनोलिथिक आर्ट का सबसे प्राइम एग्जांपल आपको मिलेगा, सर, ठीक है। तो ये कहानी इनके यहाँ से मिलेगी। दूसरी एलिफेंटा की केव्स मैंने आपको बताई कि इनके यहाँ पे क्या क्या बनता है, सर, ठीक है ना समझे। सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर एट इलोरा इज द क्रिएशन ऑफ मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल। मैंने आपको बताने की कोशिश की। द टेम्पल वॉज ह्यून आउट ऑफ अ सिंगल रॉक इन द 8th सेंचुरी। कब बना हुआ है? 8वीं शताब्दी का है, याद रखेगा, आपको पूछा जा सकता है 3-4 मंदिरों को इकट्ठा करके। इट इज सिमिलर टू द लोकेश्वर टेम्पल एट पत्तडकल, या इसको विरूपक्ष टेम्पल के रूप में पहचानते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय द चालुक्यन किंग विक्रमादित्य टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर द पल्लवास, सर, ठीक है ना समझे। तो ये विक्रमादित्य ने पल्लवा से कॉपी किया, पर ओरिजिनली पल्लवों ने बनाया था, सर। मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है ओरिजिनली पल्लवों ने बनाया था। यहां से विक्रमादित्य करके एक चालुक्य राजा थे, उसने पल्लवों से बोरो करके डिजाइन को पत्तडकल में बनाया। पत्तडकल इज इन कर्नाटका, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसको लेटर ऑन फिर इलोरा के अंदर और रेप्लिकेट किया गया। इट वाज रेप्लिकेटेड इन इलोरा बाय कृष्ण वन एज वेल, सर, ठीक है ना समझे। द स्कल्पचर पैनल ऑफ दशावतार भैरव, Ravan shaking a Kailash, a dancing Shiva and Vishnu, and Lakshmi listening to the music are the best specimen of the sculptures inside the temple. अब देखिए कि ये सब नैरेटिव आर्ट का प्रकार है। भारत के अंदर जितनी भी पुराणों का निर्माण हुआ था, बहुत सारी कहानियों का निर्माण हुआ था, एपिक्स का निर्माण हुआ था, उनकी कहानियों को रेप्लिकेट किया गया था इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी लाइन्स। और ये स्टोरी लाइंस को वी विल सी कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के रूप में दर्शाया गया है, सर, ठीक है ना समझे। तो दशावतार के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, विष्णु के दशावतार मिल जाते हैं। रावण शेकिंग कैलाश, रावण जी बेसिकली शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, आपको पता होगा, सर, ओके। और वो कैलाश पहाड़ी को हिला रहे हैं, वैसी आर्किटेक्चर की मूर्ति मिलती है हमें बहुत इंटरेस्टिंगली। शिव जी नटराज के रूप में और विष्णु भी बेसिकली डांस कर रहे हैं। या लक्ष्मी लिसनिंग टू द म्यूजिक, है ना, तो एक क्लासिकल म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये कहेंगे कि इलोरा की बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस है। इलोरा इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल, सर, है ना।
तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इलोरा की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके सिवाय आपको एलिफेंटा देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। एलिफेंटा का इंपॉर्टेंस ये है कि एलिफेंटा वॉज वन सच प्लेस जो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बना है। इसमें भी आपको नटराज की मूर्तियां और इलोरा के जैसी ही इनफैक्ट मूर्तियां देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, कुछ कुछ ऑथर्स का तो वहां तक मानना है कि इलोरा से हाई क्वालिटी जो आर्टिजनशिप कहीं पे देखने को मिलती है वो आपको एलिफेंटा के अंदर मिलेगी। ये एलिफेंटा के अंदर अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति बहुत फेमस है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर से सवाल पूछा हुआ है, रावण शेकिंग कैलाश के ऊपर पूछा है, विष्णु कैरिंग भूदेवी के ऊपर से सवाल पूछा है, वी विल सी कि बुद्ध अपने महानिर्वाण के पोस्चर में है, वैसा सवाल आपको पूछा गया है। तो आपको आ सकते हैं ये सब लोकेशंस याद रखेगा। इसमें एक बहुत फेमस है महेश मूर्ति सर, है ना। महेश मूर्ति में शिवजी के ही 3 रूप है, देयर आर 3 फेसेस ऑफ शिवा, और ये तीनों के तीनों फेसेस बहुत सिग्निफिकेंटली इनफैक्ट दर्शाए गए हैं इन द राष्ट्रकूट आर्किटेक्चर व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड एट इलोरा एज वेल सर, एलिफेंटा एज वेल, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, सो इट्स अ 3-face bust of Lord Shiva 20 feet tall, considered to be the finest pieces of the sculpture. इनफैक्ट ये जो महेश मूर्ति है, ये महेश मूर्ति शिवजी के 3 अवतार को दर्शाती है। ये कौन से रूप को दर्शाती है, जरा बताइए कि विच दी महेश मूर्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड विथ 3 फेसेस ऑफ शिवा डज इट पोर्ट्रेज। ओके, ये शिवजी के ही 3 अलग अलग आकार को दर्शाती है। वो कौन से आकार को दर्शाती है, जरा इसके बारे में हमें बताइए, मैं आपको इसके लिए वेट करूंगा सर, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों के बारे में हमें ये याद रखना है कि इनका आर्किटेक्चर और लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनके समय के दौरान मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कन्नड़ लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर का भी ग्रोथ हुआ। आर्किटेक्चर के अंदर इलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट मैंने आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी 2 साल पहले, 2-2.5 साल हो गए हैं, पर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर टॉपिक्स कराए हुए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, आई ट्राई टू अपलोड दैट एज वेल सर। ओके, तो ये भी कहानी इसके अंदर से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी इनकी इकोनॉमी और सोसाइटी है कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तमिलनाडु सेंटर की बातें कर रहे हैं। तो आज इतना रखते हैं दोस्तों, लेट अस कंक्लूड द सेशन एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सर। ओके, तो हमने मूलतः से कन्नौज की स्ट्रगल पिछले क्लासेस में शुरू की थी, उसमें पाल और राष्ट्रकूटों की लड़ाई को देखा। अब हम लोग बेसिकली आगे के क्लासेस के अंदर जाएंगे एंड विल ट्राई टू सी डाउन कि व्हाट हैपन नेक्स्ट इन बिटवीन दिस पीरियड, और दक्षिण भारत में चालुक्यस, पल्लवा और चोलास का पीरियड कैसे निकल के आया। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे के 2-3 क्लासेस के अंदर हम लोग कंक्लूड करेंगे और एंशिएंट इंडिया का ये पार्ट को खत्म करेंगे। अगर आपको इसी तरह से हिस्ट्री पढ़ना है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैं पीवाईक्यूज कुछ कुछ करा पा रहा हूँ, कुछ कुछ नहीं करा पा रहा हूँ, लाइव पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे साथ प्लस क्लासेस में आइए। देखो ये बुक है, ये बुक में से ऑलमोस्ट 50% कवरेज तो हो रहा है, पर 50% अभी भी पीवाईक्यू को आप देखोगे तो समझ में आएगा कि बाकी है। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही चीज मैं देने की कोशिश करता हूँ मेरे प्लस क्लासेस के अंदर। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी है विदाउट एनी ब्रेक और हिंड्रेंसेस, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन अनअकैडमी प्लस। इनफैक्ट वी आर नॉट चीटिंग ओवर हियर, वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड विल मेक श्योर कि आपको सबसे हाईएस्ट इनफैक्ट है ना मार्क्स के साथ हम लोग यूपीएससी सीएससी क्लियर कराए। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मैं लूंगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑप्शनल की भी तैयारी करना चाहते हो ना आप, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा ये कोड को यूज करिएगा, PN Live। ये कोड आपका गेटवे बनेगा इन योर होल यूपीएससी प्रिपरेशन सर, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं और आज यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले क्लास के अंदर मिलेंगे, तब हम लोग 750 to 1000 के ट्रांजिशन में चालुक्यस और पल्लवास और चोलास के बारे में डिस्कस करते हुए खत्म करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।